साहेबान कदरदान मेहरबान, जिसका आपको और मुझे बेसब्री से था इंतजार, वो मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज का वार इंस्टीट्यूट ने कर दिया है इस बार। और उसके लिए कुछ चंद बातें और केस स्टडी 1 का सल्यूशन लेके आ चुका है आपका अपना यार। अब आपका भी फर्ज बनता है इस वीडियो को देना है थोड़ा सा प्यार, ठीक है। स्वागत है आप सभी का। सर लॉन्ग टाइम नो सी। अरे हो जाती है लाइफ में, कभी कभी देर हो जाती है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। कुछ दिन पहले इंस्टीट्यूट ने मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज के जो सेक्शन है उसमें 8 केस स्टडीज अपलोड किए, ठीक है। अब 8 केस स्टडीज अपलोड किए तो हमारा फर्ज बनता है कि धीरे धीरे देखना स्टार्ट कर दे, लेकिन उससे पहले इस पेपर के बारे में मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। तो वो पहले और फिर हम केस स्टडी 1 डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैं 8 केस स्टडीज के सॉल्यूशंस आपके साथ वीडियो में शेयर करता रहूंगा आने वाले दिन में, ठीक है। चलिए सर, पहले मतलब सॉरी, ओल्ड सिलेबस में पेपर 6F करके एक पेपर आया करता था मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज का, जो कोई ऑप्ट नहीं करता था, बिकॉज उसमें बहुत सारी एम्बिग्विटी रहती थी कि कहाँ से आएगा, क्या आएगा, कौन सी बुक लेके जानी, क्या पढ़ना, कितना पढ़ना, ऑल दैट स्टफ। लेकिन पेपर 6 ओल्ड कोर्स का पूरा इंस्टीट्यूट ने निकाल दिया और इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस करके एक कंपलसरी 100 मार्क का पेपर नए सिलेबस में आप में डाल दिया, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके साइमल्टेनियसली टेस्ट होंगे। ओपन बुक पेपर रहेगा ऑफ कोर्स, इसके बारे में भी बोलना है। ओपन बुक है तो क्या करना है, 100 मार्क्स का रहेगा, 30 MCQ एंड 70 डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। अब सर सबसे पहला पॉइंट, ओपन बुक पेपर है। ओपन बुक पेपर है तो सर कौन सी बुक्स लेके जाएं, कितनी लेके जाएं, कोई आइडिया नहीं है सर। सारे सब्जेक्ट्स की बुक लेके जाए क्या, बोरा लेके जाए बुक का, मजदूर है हम? नहीं सॉरी, हम मजदूर तो है नहीं कि सारी बुक्स लेके जाएंगे। तो क्या करें, इसके बारे में एक डिस्कशन करेंगे। दूसरा, 30% MCQ 70% डिस्क्रिप्टिव को कैसे हैंडल करेंगे। तीसरा, 8 केस स्टडीज मैंने देखी, ठीक है, ऊपर ऊपर से। तो ज्यादातर फोकस जो इंस्टीट्यूट का है वो लॉ और टैक्स के ऊपर है। एक आध दो क्वेश्चन मुझे ऑडिट के दिखे, FR बहुत कम दिखा। तो सर लॉ और टैक्स के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस है, और होना भी चाहिए, बिकॉज लॉ और टैक्स में से ही केस स्टडीज आपकी बन सकती है। ऐसा नहीं FR में भी नहीं बन सकती, बन सकती है, लेकिन लॉ और टैक्स आर मोर प्रोन टू केस स्टडीज। ऑल सब्जेक्ट्स नॉलेज रिक्वायर्ड, इंस्टीट्यूट ने मुंह पे बोल दिया है कि FR, AFM, ऑडिट, DT, IDT, SCMP एंड लॉ, मतलब जो सेल्फ बेस्ड है उसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए, है ना। एंड ये मैं चिल्ला चिल्ला के बहुत टाइम से बोले जा रहा हूं कि कंसेप्ट्स विल प्रिवेल ओवर मेमोरी। सर याद रख लिया, रट लिया, न्यूमोनिक्स लगा दिए, मेमोरी टेक्निक्स बना दी, ये सब मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी पेपर नंबर 6 के लिए आपके लिए रेलेवेंट नहीं होगा। मतलब सर आपकी हाईएस्ट लेवल की कंसेप्चुअल क्लैरिटी लगेगी इस पेपर में जाके, इस पेपर में स्कोर करने के लिए, ठीक है। तो इतनी बातें तो हमें देख के पता चलती है, सब्जेक्ट्स के अंदर हम घुसे नहीं, इतनी बातें तो देख के पता चलती है। अभी केस स्टडीज मैंने गो थ्रू की, ठीक है, एक एक 4 एक सॉल्व किए और बाकी की देखिए। उसमें से मैंने ये सोचा कि सर फॉरगेट अबाउट पेपर 6, मैं जब 5 पेपर पढ़ रहा हूं तब मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए पेपर नंबर 6 को ध्यान में रखते हुए। बिकॉज आप समझो कि आप अभी ऑडिट पढ़ रहे हो, FR पढ़ रहे हो, DT पढ़ रहे हो, IDT पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में बैकग्राउंड में एक चीज होनी चाहिए कि ये सारे कंसेप्ट मुझे वापस डराने आएंगे पेपर नंबर 6 में, सेम कंसेप्ट आ सकते। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ते टाइम आपको क्या करना है, समरीज बनानी है। सर क्यों, मैंने जैसे बोला कि ओपन बुक है तो आप पूरा बोरा भर के बुक्स नहीं लेके जाओगे, और अगर लेके चले भी गए, अगर आप बुक्स लेके चले भी गए तो क्या आपको लगता है कि 3 घंटा या 4 घंटे के पेपर में, अगर ओपन बुक एग्जाम 4 4 घंटे की हो, तो आप सारी बुक्स को शफल करके सारी केस स्टडीज में से देख के ढूंढ ढूंढ के लिख पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर बुक्स लेके भी चले गए, आप बाहुबली हो, आप मजदूर हो, तो भी आप वहां पे 8 बुक्स, 8 सब्जेक्ट की 8 बुक्स रख के उसमें से देख देख के नहीं कर सकते शफल। तो आपके पास समरीज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल FR में आपके पास, FR में आपने सपोज इंडिया 16 बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सारे
डेप्थ में जाके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो उसकी एक ऑन हैंड आपके पास समरी होनी चाहिए। जैसे जिससे क्या होगा कि अगर मल्टी डिसिप्लिन में कोई 116 या इंडेक्स 16 की केस स्टडी आई, तो आप समरी देख के बता सकते हो कि यहाँ पे मुझे मेरा आंसर यहाँ पे छुपा मिलेगा। बिकॉज सी, दूसरी बात भी है कि एफआर में आपको बहुत डेप्थ में वो लोग इंडेक्स पढ़ाएंगे, उतने डेप्थ में आपको 6 में नहीं पूछेंगे। आप समझो, क्योंकि 6 एक खिचड़ी है, तो खिचड़ी में सारे इंग्रेडिएंट्स थोड़े थोड़े होंगे। तो एक चीज आप समझ लो कि बहुत डेप्थ में आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टॉपिक पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो आपके पास अगर समरी है तो यू कैन गो एंड आंसर, और अगर डेप्थ में पूछ भी लिया तो भी अगर आपके पास समरी है, आप समरी में वो टॉपिक को लोकेट कर सकते हो, एंड देन यू कैन रेफर टू द एफआर मॉड्यूल, एंड आप उसमें से कंसेप्ट में से आंसर ढूंढ सकते हो। तो समरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली चार्ट्स होना इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर इंडेक्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। अगर कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट का फैकल्टी इस वीडियो को बाय चांस देख रहा है, एफआर एसएफएम, तो आप जो भी अपना मटेरियल बनाते हो, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आपका जो इंडेक्स है वो डिटेल्ड हो। डिटेल्ड कैसे? इंडेक्स 116 का सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स का टॉपिक कहाँ पे लोकेटेड है, वो आपके इंडेक्स में होना चाहिए। आपका इंडेक्स बहुत ज्यादा डेप्थ में होगा तो पेपर नंबर 6 के स्टूडेंट्स को इजीली लोकेट कर पाएंगे। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के फैकल्टी से दरखास्त है मेरी, एज अ स्टूडेंट, नॉट एज अ टीचर और एनीथिंग, एज अ स्टूडेंट, कि आपके जो इंडेक्स हो वो बहुत डेप्थ में बनाओ। और स्टूडेंट्स, अगर आपकी फैकल्टीज ने आपको ऐसे डेप्थ में इंडेक्स नहीं दिए तो आप बना लो। 2-3 दिन की मेहनत लगेगी हर सब्जेक्ट में, लेकिन बना लेना, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ रेट डेट लिमिट्स। लॉ के लिए, लॉ मतलब लॉ, डीटी आईडीटी, रेट डेट और लिमिट्स के आपके पास लिस्टिंग होनी चाहिए चैप्टर वाइज। केस स्टडी नंबर 1 में ही मैं आपको बता दूंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। रेट डेट और लिमिट के आपके पास लिस्टिंग होनी चाहिए। अगर प्राइमरीली आपके पास ये सब चीजें हैं तो 8 केस स्टडीज देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप हैंडल कर पाओगे, अगर आपके पास ये सब चीजें, ठीक है। केस स्टडी सॉल्व करके टाइम आपको क्या ध्यान देना है? हमेशा हमेशा रिक्वायर्ड पार्ट पहले पढ़ते हैं। ये मैं एससीएमपी की केस स्टडीज में ये एडवाइस दिया करता था कि रिक्वायर्ड पार्ट पहले पढ़ो। लेकिन सर एससीएमपी का रिक्वायर्ड पार्ट तो छोटा होता था, केस स्टडी का रिक्वायर्ड पार्ट में एमसीक्यू भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है। तो मैंने बोला ग्लांस करो, पढ़ने का नहीं बोला, ग्लांस करने का बोला। वो कैसे करना है, फर्स्ट केस स्टडी में जब सॉल्व कराऊंगा तब बताऊंगा कि मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ। मैं एज अ स्टूडेंट ही अप्रोच करने वाला हूँ उस केस स्टडी को। तो ग्लांस करना है। रीड द केस स्टडी केयरफुली एंड ब्रेक इनटू पार्ट्स। आपने जब रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ रखा है तो आपके दिमाग में एक बैकग्राउंड सेट हो गया है कि मुझे किस पेरीफेरी में रह के हमारा आंसर देना है। तो देन यू कैन ब्रेक द केस स्टडी इनटू दैट पर्टिकुलर रिक्वायर्ड पार्ट्स। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। लेकिन क्योंकि देखो केस स्टडी बहुत बड़ी आ सकती है, इसमें तो छोटी छोटी आई, लेकिन एग्जाम में 3-4 पेज की भी आ सकती है। और केस स्टडी में बहुत ज्यादा नॉइस होती है, फालतू इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो रिक्वायर्ड पार्ट अगर पहले पढ़ लिया तो आप उस नॉइस को कैंसिल कर सकते हो कि ये काम का नहीं है, ठीक है। सॉल्व ऑल द केस स्टडीज पब्लिश बाय आईसीएआई। देखो पहले क्या होता था पता है, इको लॉ में या आरएम वगैरह में हम सिलेक्टिवली केस स्टडी सॉल्व करके चले जाते थे, लेकिन अब आपको मेरे हिसाब से सारी केस स्टडी सॉल्व करनी चाहिए। क्यों? बिकॉज कौन सा कंसेप्ट कौन से सब्जेक्ट का किस दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंटरलिंक हो सकता है, यू नेवर नो। तो इंस्टीट्यूट ने जहां पे आपकी हेल्प की है केस स्टडी छाप के, एटलीस्ट वो तो सॉल्व करो। देन अगर एग्जाम में कुछ नया आ गया तो आपके दिमाग में एक टोन तो सेट होगा कि सर मैंने एक दूसरी केस स्टडी में ना ऐसा लिंकिंग देखा था, तो मैं उस केस स्टडी को अप्रोच कर पाऊंगा। तो सारी केस स्टडीज को आपको अच्छे से सॉल्व करनी है, ठीक है। ये मेरी कुछ बातें जो मुझे करनी थी, प्राइमरीली एज अ स्टूडेंट ही मैंने केस स्टडी सॉल्व की है, ठीक है। जो भी जितनी भी 3-4 जितनी की है, और आगे करके आई मेक अ वीडियो। बट एज अ स्टूडेंट मैंने जो देखा कि आपको क्या दिक्कत आ सकती है और मुझे क्या दिक्कत एक्चुअली आई, उसके हिसाब से मुझे ये बातें करनी थी, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द फर्स्ट केस स्टडी। केस स्टडी नंबर 1, गणपति बाप्पा मोरया करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट मैंने क्या बोला था, रिक्वायर्ड पार्ट को ग्लांस करना है, ग्लांस करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर मिटा देता हूँ, तुम लोग देख लोगे आंसर, सब देख ही लिए होंगे अब तक, नहीं ठीक है। वी विल प्रिटेंड दैट वी नेवर सॉ दैट। सॉरी। जब आप एमसीक्यू पढ़ोगे ना, आपके दिमाग के सब ऊपर से जाएगा, बाउंसर जाएगा, लेकिन फिर भी पढ़ना है, ठीक है।
Mr. P has invested 10 crore in SBA Life Arbitrage Fund. Which of the following statements are most appropriate? देखो, एक चीज तो समझ में आ गई कि कुछ आर्बिट्राज फंड की बात हो रही है, हाईलाइट कर दो। ठीक है, अब जब केस स्टडी में आर्बिट्राज फंड आएगा तब पता चलेगा ना कि इसकी बात हो रही थी। Mr. P is of the view that interest rates in the economy are likely to rise. What is the likely impact on NAV? Sir, likely to rise तो NAV फॉल होगी, ये तो लॉजिकल है भाई, कर दो, एक मार्क मिल गया। एक मार्क केस स्टडी पढ़े बिना मिल गया, लो जाओ मजा करो। As regards proposed purchase of villa in Goa from Mr. Christopher, देखो गोवा आपके तो इंटरेस्ट का टॉपिक है, is concerned, which of the following statements is likely to be correct as regards to deduction of tax? देखो TDS आया, पता चलेगा ना कि केस स्टडी में TDS जहां आएगा उधर फोकस करना है। At source, assume that he does not have any other taxable income in India except capital gain from the proposed sale of villa. Ignore surcharge and cess. ठीक है सर। As regards Mr. Christopher's inquiry regarding purchase of another residential property in India and investment in bonds in NHAI and filing the income tax return, which of the following statements is appropriate? ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कैपिटल गेन का कुछ होगा। ठीक है, दिमाग में बैठ गया। Mr. Christopher plans to repatriate from India sales proceeds of the villa. Which of the following statements are correct? कुछ LRS दिखा मुझे, मतलब फेमा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ लेते हैं। Since Mr. P wants to redeem his entire portfolio in the month of October 23, what should be the advice of CAM to him regarding income tax implications on such redemption? Do not calculate income tax liability. देखो कितनी मेहरबानी कर रहे हैं। In each case, just describe the manner of taxation and rates. Ignore surcharge and cess. What further advice he should offer regarding news heard on TV, messages received on mobile? ठीक है, ऐसा कुछ भी होगा। Mr. P has also planned to invest further amount of 10 crore in MTL low duration fund and Bond India low duration fund taken together in FY 23-24. ठीक है, what are the tax implications on redemption of above investment after holding it for more than 3 years down the line? Assume that tax law applicable for FY 23-24 remains unchanged for the time of redemption. At the time of redemption, Mr. Christopher, non-resident, is planning to sell his villa in Goa. Examine the validity of transaction. पढ़ लिया रिक्वायर्ड पार्ट। रिक्वायर्ड पार्ट से मुझे एक चीज पता चली, कुछ नहीं पता चला मुझे, सिर्फ एक चीज पता चली कि डीटी, थोड़ा बहुत एसएफएम या एएफएम जो भी बोलते हो, और फेमा, इसके रिलेटेड केस स्टडी है। देखो इतना पता चल गया वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई लोगों को तो पता ही नहीं चलता कहां से पूछा। ठीक है, वी आर डूइंग द रिक्वायर्ड पार्ट फर्स्ट, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा बाउंड्री क्या है, क्या हमें केस स्टडी में आंसर करना है। ठीक है, केस स्टडी 1, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, CAM has a flourishing practice spanning in the areas of auditing, tax, both direct as well as indirect, consultancy, particularly in foreign exchange laws in Chennai. His clients include many HNIs apart from corporates and non-corporates. देखो ये नॉइस है भाई, CAM क्या करता है मुझे क्या पता, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो ये नॉइस है, नॉइस को कैंसिल कर दो। One day, one of his HNI clients, Mr. P, called him to inquire about tweaking of certain rules pertaining to taxation on redemption of mutual fund investments. He heard that redemption of certain types of mutual fund investments is now going to attract increased income tax payouts. He has also heard the news of the same on BTBC news channel but was unable to comprehend it lucidity. There was no clarity to him whether changes have been made in the income tax law or the rules framed by SEBI. ठीक है, ऐसा कोई टीवी वाला एक पॉइंट आया था रिक्वायर्ड पार्ट में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नॉइस समझ के कैंसिल मत कर देना। Rally Consultancy, an AMFI registered mutual fund distributor through which mutual fund investments were made, was continuously forwarding messages received from AMFI to his mobile. The messages were at the best cryptic and required investors to be in touch with their chartered accountants or tax consultants. वो टीवी वाला कुछ देखा था, तो ये पैराग्राफ भी ध्यान में रखते हैं। ठीक है, Mr. P had an impressive investment portfolio of 50 crore. देखो नंबर आ गया, नंबर आ गया मतलब बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट। 50 crores in various mutual funds, and any changes in the income tax payouts pertaining to it could affect his ROI adversely. Under stress, he sought an immediate appointment with CAM. Armed with the summary of investments made in mutual fund, he came to CA's office and sought his
much needed advice. The summary of mutual fund investments on 31st March 23 was as under. MTL लो ड्यूरेशन फंड 3-4-20 को इन्वेस्टमेंट किया है 10 करोड़ का. बॉन्ड इंडिया लो ड्यूरेशन फंड 12-12-20 को इन्वेस्टमेंट किया है 15 करोड़ का. ABN न्यू ग्रीन एनर्जी फंड 2/12/2022 को इन्वेस्टमेंट किया है 15 करोड़ का. SBA लाइफ आर्बिट्राज फंड, देखो आर्बिट्राज फंड फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ देखा था, ठीक है, तो सर्कल कर दिया, खाली पता नहीं है क्या है, सर्कल कर दिया खाली. 8/11/2021 को इन्वेस्टमेंट किया है 10 करोड़ का, टोटल 50 करोड़. ठीक है, मैच हो गया, हो गया, यहाँ पे 50 करोड़ था, हो गया, ठीक है. Besides, he has also invested 5 lakhs in liquid fund. Since the amount invested was small, he was not bothered. 5 लाख तो ऐसा चिल्लर है इसके लिए, ठीक है, तो इसको भी काट दो, काम का नहीं. He has also informed CAM that 2 funds stated in 1 and 2 are debt funds. देखो ये 2 debt funds है. And funds stated in 3 and 4 are equity funds. तो ये दोनों equity funds है, ठीक है. He further informs that these debt funds have invested 30% of their proceeds in equity shares of domestic companies, and equity funds have invested 70% of their proceeds in equity shares of domestic companies. ठीक है. The investment pattern of funds is going to remain unchanged for the coming years too. He was planning to redeem his entire mutual fund investment portfolio in the month of October 2023, tentatively depending upon suitable market conditions. Their discussion also veered towards returns from debt funds. Debt funds invest predominantly in government and high-grade corporate bonds. Mr. P was of the view that interest rates in economy are going to go up in few months times, keeping in view the broad macroeconomic indicators. देखो इसके आंसर को तो 1 मार्क का हमने वैसे ही टिक मार दी. यहाँ पे देखो लॉजिकल था तो टिक मार दिया भाई, है ना, बहुत इजी था. The discussion stretched a bit and it came out that he plans to buy a villa in Goa. देखो नवाबी शौक है भाई के, ठीक है. He is already 65, देखो 65 पे भी नवाबी शौक है. And wants to spend quality time in the scenic beauty of Goa. देखो तुमको नहीं मिलता ये, 65 पे मिलता है. In fact, it transpires that he is going to make an advance payment of INR 1 crore to the owner of the villa. Mr. Christopher, an Indian citizen who is non-resident, a non-resident owner of villa, had acquired this ancestral property through registered will of his late father. Total consideration to be paid to Mr. Christopher amounts to 5 crore. In fact, it is one of the main reasons for planned redemption of mutual fund. मतलब वो redemption करके mutual fund का villa खरीदना चाहता है. Of mutual fund investment in the current financial year. He inquires from CAM regarding the precautions to be taken, legal requirements to be complied, and with at the time entering with such the transaction. मतलब उसके लिए advisory चाहिए उसको. Mr. P also discusses the matter with Mr. Christopher over the phone, who happens to be in India at the time for a short visit. He in turn also inquires from CAM regarding investment avenues, if any, available for non-residents, like purchase of another house, investment in NHAI bonds under taxation laws to save capital gains tax, and other requirements pertaining to filing of income tax return. ऐसा एक क्वेश्चन था क्रिस्टोफर का, ठीक है. It also transpires that India does not have a DTAA with the country of which Mr. Christopher is a resident. Mr. Christopher plans to repatriate proceeds of sale of villa to the country in which he is resident. He does not know what modalities of the same and inquires CAM in this matter. ठीक है, पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, आपको पढ़ना है. उससे पहले एक ब्रीफिंग दे देता हूँ केस स्टडी का. बहुत बड़ी स्टोरी थी. एक भाई साहब है, उसके पास बहुत सारे बॉन्ड्स हैं. उसने टीवी पे कुछ सुना कि मेरे पास कोई उसके पास बॉन्ड्स नहीं है, उसके पास म्यूचुअल फंड्स है. उसने टीवी पे कुछ सुना कि इस पे टैक्स है वो ज्यादा लगने वाला है, ऐसा कोई न्यूज सुना, उसको नहीं पता चला. वो सीए के पास आया. सीए के पास आया, अपना पोर्टफोलियो दिया, उसका इन्फॉर्मेशन दिया. उसके बाद उसने ये बोला कि भाई मैं गोवा में एक विला खरीदना चाहता हूँ, 1 करोड़ का, उसका पेमेंट करना चाहता हूँ. जिसको पेमेंट करना है वो भी सीए से एडवाइस ले रहा है कि कैपिटल गेन्स बचाने के लिए कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूं, इस पैसे को इंडिया से बाहर कैसे ले जाऊं, और क्या कुछ पूछा. उसने ये बोला कि भाई जिस कंट्री का मैं रेसिडेंट हूँ उससे मेरा DTAA नहीं. ठीक है, इतना सा स्टोरी है कि आपको एक क्लाइंट को कंसल्टिंग देनी है कि भाई टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है, 2 मिनट सांस ले लो, केस स्टडी आप खुद पढ़ो, एंड देन वी विल मूव टू द सोल्यूशन. बहुत सिंपल है. ठीक है, सोल्यूशन पे जाते हैं. पढ़ लिया, केस स्टडी पढ़ लिया. कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा, ठीक है, मैंने वीडियो पॉज किया था तब भी नहीं पढ़ा था तुम लोगों ने. मेरी नजर सब पे रहती है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं.
Mr. P has invested 10 crore in SBA Life Arbitrage Fund. Which of the following statements is the most appropriate about arbitrage funds? यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। इस MCQ को डील करने के दो तरीके हो सकते हैं। तरीका नंबर 1, आर्बिट्राज फंड सुना, म्यूचुअल फंड वर्ड सुना, फटाफट से AFM का मॉड्यूल निकाला, म्यूचुअल फंड टॉपिक निकाला, आर्बिट्राज फंड वर्ड सर्च किया, आंसर देखा, टिक मारे, आगे बढ़ गए। दिस विल बी योर फर्स्ट अप्रोच। सेकेंड अप्रोच, आर्बिट्राज फंड आपने अपनी समझ से आपने समझ रखा है आर्बिट्राज फंड क्या होता है, चारों ऑप्शंस देखे, बेस्ट को टिक किया और मॉड्यूल में जाके उसको चेक किया। अप्रोच नंबर 1 इज इजी फॉर एग्जाम एज वेल एज स्टडिंग। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी पता है, ये अप्रोच तब काम आता था जब आप RM, इको लॉ ऐसे टॉपिक्स को डील करते थे, ऐसे सब्जेक्ट्स को डील करते थे। किसी भी इको लॉ के स्टूडेंट को पूछना कि तुमको अंदर लॉ में क्या लिखा है पता है, मेजोरिटी ऑफ देम विल से नो, RM नो। वो लोग ऐसे सॉल्व करते थे, उनके पास इंडेक्स रहता था, वर्ड देखा, RM के मॉड्यूल में गए, सर्च किया, टिक मारे, आगे बढ़ गए। ये अप्रोच इस पेपर में क्यों काम नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे आपके कंसेप्ट टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो आई बिलीव आपको थोड़ा बहुत कंसेप्चुअली पढ़ना चाहिए, और आर्बिट्राज फंड आपने AFM में पढ़ा ही होगा, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ कि आर्बिट्राज फंड होता क्या है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सर, आर्बिट्राज वर्ड सुना है? बिल्कुल सुना है सर। आर्बिट्राज मतलब जो प्राइस डिफरेंशियल है, सेम कमोडिटी का प्राइस डिफरेंशियल है दो अलग अलग मार्केट्स में, तो उसका बेनिफिट लेना। मतलब जहां पे कम में मिल रहा है वहां पे बाय करना, और ज्यादा में जहां बिक रहा है वहां पे जाके सेल कर देना। सेम कमोडिटी डिफरेंट मार्केट्स, प्राइस डिफरेंशियल का आपको बेनिफिट लेना है, ठीक है। अब आर्बिट्राज फंड करता क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंड बनाया जहां पे मैंने 70-80% इक्विटी डाल दी, थोड़ा बहुत डेट डाल दिया बैलेंस आउट करने के लिए, और थोड़ा बहुत कैश डाल दिया, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल। पूरा इक्विटी भी हो सकता है, पूरा डेट भी हो सकता है, ठीक है, एग्जाम्पल। आर्बिट्राज फंड करता क्या है, सिंपल चीज, स्पॉट एंड फ्यूचर्स मार्केट में, स्पॉट एंड फ्यूचर्स मार्केट में जो प्राइस डिफरेंशियल होता है उसका बेनिफिट लेता है। या फिर सपोज BSE और NSE में प्राइस डिफरेंशियल है तो उसका बेनिफिट लेगा। कैसे करेगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई शेयर है, सपोज कंपनी A का शेयर है, ठीक है, यहाँ पे कंपनी A का शेयर उसका स्पॉट में 200 प्राइस चल रहा है और फ्यूचर में 240 चल रहा है, ठीक है। तो मैंने स्पॉट बाय कर दिया और फ्यूचर सेल कर दिया, स्पॉट बाय किया, फ्यूचर सेल किया। इसको प्यार से आप लोग कैश एंड कैरी आर्बिट्राज भी बुलाते थे, कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। कैश मतलब यहाँ पे मैंने स्पॉट में बाय कर लिया, कैश पे कर दिया, उसको फ्यूचर तक कैरी किया, ठीक है। अब एक्सपायरी पे स्पॉट एंड फॉरवर्ड प्राइस कन्वर्ज हो जाती है, मतलब सेम हो जाती है। आपने पढ़ा होगा डेरिवेटिव्स में कि एक्सपायरी पे स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस कन्वर्ज हो जाती है। अगर कन्वर्ज नहीं हुई तो उसी दिन पे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, जो अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर एक्सपायरी पे मेरा जो प्राइस है वो 250 हो गया, 250 हो गया, ठीक है, तो स्पॉट पे मुझे 50 का बेनिफिट होगा, क्यों, 200 से 250। लेकिन मैंने फ्यूचर सेल किया था, तो मुझे लॉस होगा कितने का, 10 का। मेरा नेट कितना आएगा, 40। नेट बेनिफिट कितना आएगा, 40। अगर मेरा स्पॉट 150 हो गया तो मेरा जो स्पॉट है उसमें घाटा हो जाएगा 50 का, लेकिन फ्यूचर में 90 का बेनिफिट हो जाएगा, नेट बेनिफिट 40। और कोई चेंज नहीं हुआ तो भी मेरा नेट बेनिफिट 40 का बैठता है। तो आर्बिट्राज फंड्स कुछ नहीं करते, कैश एंड कैरी आर्बिट्राज या रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज करके प्राइस डिफरेंशियल से बेनिफिट लेते हैं। सर ऐसा तो हर कोई कर सकता है। अरे भाई, प्राइसिंग थियरी पढ़ोगे आप डेरिवेटिव्स में, तब ये बताएंगे ना कि कैश एंड कैरी आर्बिट्राज ना हो, ऐसी प्राइसिंग लगानी है, स्पॉट इनटू इंटरेस्ट रेज टू करके आप करोगे ना। मैंने सिर्फ आपको एक खाली इंट्यूशन दिया है कि आर्बिट्राज फंड करता क्या है। अब आप ऑप्शंस देखना, चारों ऑप्शंस, ठीक है, ध्यान देना। सच फंड्स टेंड टू प्रोवाइड बेटर रिटर्न्स देन इक्विटी, गलत। इक्विटी से तो ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकता ना, क्योंकि इक्विटी का सिर्फ एक पोर्शन वो म्यूचुअल फंड में होता है, तो इक्विटी से तो ज्यादा रिटर्न दे नहीं सकता। सच फंड्स प्रोवाइड बेटर रिटर्न देन डेट, हाँ ये ऑप्शन ठीक है। However, they have higher volatility in comparison to equity. Besides, they seek to capitalize price differential between spot and futures market. Expense ratios in arbitrage funds are likely to be higher compared to liquid funds. एक मिनट के लिए इस ऑप्शन को साइड में रखते हैं। Such funds provide better returns than debt. अच्छा, ये ऑप्शन भी ठीक लग रहा है, ठीक है। However, they are lower volatility in comparison to equity. Besides, they seek to capitalize price differential between spot and futures market. Expense ratios in arbitrage funds are likely to be higher compared to
लिक्विड फंड्स, ठीक है। सच फंड्स हैव बेटर रिटर्न्स देन इक्विटी, गलत। तो हम ये भी देख रहे हैं कि एक ऑप्शन सही है, तो क्यों सही है ये पढ़ते टाइम, एग्जाम में नहीं देखना है, एग्जाम में टिक मारो आगे बढ़ो, लेकिन अभी पढ़ते टाइम तो देखो कि कौन सा ऑप्शन सही है तो क्यों सही है। अच्छा, अब इन दो ऑप्शंस को कंपेयर करो। सर, सच फंड्स टेंड टू हैव बेटर रिटर्न्स देन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, दोनों में सही है, ठीक है। हाउएवर दे हैव अ हायर वोलेटिलिटी देन इक्विटी, क्यों भाई? अगर मैं पैसा इक्विटी में डाल रहा हूं तो इक्विटी का वोलेटिलिटी हायर होगा या एक आर्बिट्राज फंड का वोलेटिलिटी हायर होगा? सर्टेनली इक्विटी का, क्योंकि उसमें प्योर इक्विटी है, उसका बीटा हाई होता है कंपेयर टू अ फंड जहां पे मैंने थोड़ा बहुत डेट भी डाल दिया है। दूसरा, मैंने यहां पे एक प्राइस लॉक की है, यहां पे आप देखोगे ना, तो मैंने एक प्रॉफिट यहां पे लॉक कर दिया है, ठीक है। स्पॉट में बढ़ता है, स्पॉट में गेन बढ़ता है तो फ्यूचर में कम होता है, फ्यूचर में बढ़ता है तो स्पॉट में कम हो जाता है। तो इसका वॉलेटिलिटी एज एन एवरेज कर दूं तो कम रहेगा कंपेयर टू इक्विटी जहां पे पूरा मार्केट के डिपेंड। वापस से, मैंने स्पॉट एंड फॉरवर्ड का एक कॉन्ट्रैक्ट किया तो ऑफसेटिंग नेचर की सिक्योरिटीज को मैंने एक ही पोर्टफोलियो में डाला है, ठीक है, जिससे मेरा एवरेज वोलेटिलिटी है वो कट डाउन हो जाता है कंपेयर टू एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें सिंपल सिर्फ और सिर्फ इक्विटी है। तो इन दो ऑप्शंस में से भी कौन से, इन दो ऑप्शंस में से भी हायर वोलेटिलिटी वाला ऑप्शन गलत है। तो हमारा आंसर क्या आएगा सर? आंसर आएगा सी, ठीक है। देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है। वन में सी, पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट का आंसर भी पढ़ेंगे। Arbitrage funds provide better returns than debt instruments as they work on the principle of capitalizing price differential. Equities are riskiest and obviously have higher rate of returns. Higher the risk, higher the return. However, arbitrage funds have a lower volatility compared to equity. Typically, expense ratios in arbitrage funds are likely to be higher as compared to liquid funds. Since arbitrage funds would carry a large number of trades to capitalize the price differential in different markets, expense ratios tend to be higher as compared to liquid funds. Liquid funds invest in highly liquid money market instruments and debt instruments of short tenure, which normally held till maturity, resulting into lower expenses. Expense मतलब क्या? मेरा जो मार्जिन मनी हो गया या मार्जिन मनी पे इंटरेस्ट हो गया, ये मेरा एक्सपेंस हुआ। जितना ज्यादा सौदा करूंगा मैं उतना ज्यादा मेरा एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस वाला पॉइंट आंसर देने के लिए रेलेवेंट नहीं था, लेकिन समझने के लिए था कि भाई लिक्विड फंड सिर्फ डेट और इक्विटी में डील करते हैं और मेच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, मतलब उसमें ज्यादा सौदा नहीं होता, ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होता। लेकिन आर्बिट्राज फंड्स में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, स्पॉट में, फॉरवर्ड में और स्क्वायर ऑफ करने में, इसलिए वहां पे एक्सपेंसेस भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। सर, एक मार्क के एमसीक्यू के लिए कितना टाइम लिया आपने? भाई केस स्टडीज पढ़ते टाइम इतना टाइम दे दो थोड़ा सा, उसके बाद आपके दिमाग में इतना टोन अच्छे से सेट हो जाएगा ना कि आप एग्जाम में बहुत जल्दी से इसको हैंडल कर पाओगे। 100 मार्क का पेपर है, कंपलसरी पेपर है, इसको आप लाइटली नहीं ले सकते जैसा आप ओल्ड कोर्स में लेते थे, ठीक है। सेकंड हमने सॉल्व कर दिया, थर्ड देखते हैं। As regards to proposed purchase of villa in Goa from Mr. Christopher is concerned, which of the following statements is likely to be correct as regards with deduction of tax at source TDS is concerned? Assume that he does not have any other taxable income in India except capital gain from the proposed sale of villa. Ignore such assurances. एक बात मैंने आपको बोली थी क्या, यहाँ पे रेट्स, डेट्स एंड लिमिट्स का आपके पास चार्ट होना चाहिए, वो यहाँ पे काम आएगा। सी, ऐसा एमसीक्यू 2 मार्क में आएगा, ठीक है। 1 मार्क में तो इतना बड़ा एमसीक्यू आएगा नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यू आएगा नहीं, 2 मार्क में आएगा। रेट का, डेट का, लिमिट्स का चार्ट है, आप फटाफट सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। इस एमसीक्यू को देख के मेरे दिमाग में 2 सेक्शन आती है, सिर्फ 2 सेक्शन, 194IA एंड 195। 194IA इमूवेबल प्रॉपर्टी अक्वायर करने की सेक्शन, और 195 एनी सम पेएबल टू नॉन रेसिडेंट, एनी सम, ठीक है। 194IA जब आप पढ़ोगे यहाँ पे 2 sections may come, 194IA, 195. 194IA provides that any person being a transferee responsible for paying other than person referred in 194LA being a resident transferer. हमारा ट्रांसफर कौन है? क्रिस्टोफर, नॉन रेसिडेंट। 194IA एप्लीकेबल ही नहीं है। तो आपको पढ़नी कौन सी सेक्शन पड़ेगी सर? 195। तो यहाँ पे कौन सी सेक्शन अप्लाई हो रही है? 195। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे
Mr. P is required to obtain tan. TDS is required to be deducted at 1%. गलत. 1% 194 IA में. It is not mandatory to obtain tan. ये भी गलत, क्योंकि 195 में tan लेना पड़ता है. It is not mandatory to obtain tan. गलत. 195 में tan लेना पड़ता है. तो आंसर क्या आएगा? डी. पढ़ते हैं आंसर. Tax on purchase of immovable property from non-resident owner is deducted under 195 of the income tax, where the deductor is required to obtain tan. There is no DTAA with the overseas country in which Mr. Christopher is residing. TDS would be deducted at 20% on 5 crores. However, application can be made to AO under section 195 subsection 2 or 197 for determination of capital gains on which tax is to be deducted at source. In such a case, tax would be deducted at a lower rate. Tax is deducted under section 195 at the time of credit or at the time of payment, whichever is earlier. Therefore, TDS is required at the time of paying advance as well as the time of making balance payment. अच्छा, हमने आंसर सिर्फ इतना पढ़ के दे दिया था, बाकी का भी हमने पढ़ लिया. तो बाकी का हमने अभी पढ़ लिया, ताकि बाकी के पॉइंट्स को ध्यान में रख के भी अगर इंस्टीट्यूट नया क्वेश्चन फ्रेम करती है तो आपने ये कहीं पे पढ़ा होगा, तो आप वहां पे आंसर दे पाओगे. ठीक है, तो पूरा पढ़ो हमेशा. हो गया. As regards Mr. Christopher's inquiry regarding purchase of another residential property in India and investments in bonds of NHAI and filing of income tax return, which of the following is most appropriate? अच्छा, NHAI के bonds की बात होती है सेक्शन 54 EC में, कैपिटल गेन्स में. कैपिटल गेन्स में 54 EC की जो एप्लीकेबिलिटी वाली लाइन है, एप्लीकेबिलिटी वाली लाइन, उसमें एनी पर्सन बोला है. मतलब एनी पर्सन मतलब रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों आगे. तो इतना सही पढ़ के हम ऐसा बोल सकते हैं कि 54 EC में क्रिस्टोफर इन्वेस्ट कर सकता है. अब ऑप्शंस पढ़ते हैं. नॉन रेसिडेंट्स कैन मेक अबाउट सेड इन्वेस्टमेंट टू सेव कैपिटल गेन्स. हाउएवर आफ्टर मेकिंग इन्वेस्टमेंट ही हैज नो टैक्सेबल इनकम. देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न. गलत. इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो सेक्शन है, सेक्शन 139, वो ये बोलती है कि बिफोर कंसिडरिंग 54 के डिडक्शंस, अगर आपकी इनकम बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको टैक्स आपको रिटर्न फाइल करना है. मतलब जो भी आपकी इनकम है, यू हैव टू ऐड बैक 54 के जो बेनिफिट्स है, 54F, 54EC एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, उसके बेनिफिट को ऐड बैक करके जो इनकम आती है, अगर वो 2.5 लाख से ऊपर है, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑप्शन गलत. सेकंड ऑप्शन, नॉन रेसिडेंट्स कैन मेक अबाउट सेड इन्वेस्टमेंट्स टू सेव कैपिटल गेन्स टैक्स. हाउएवर इफ द टोटल इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन against such investment exceeds basic exemption limit, there is a legal obligation to file income tax return. ये सही है, लेकिन दूसरे ऑप्शन भी पढ़ते हैं. कैन नॉट मेक गलत है. कैन मेक इन्वेस्टमेंट बाय परचेज ऑफ अनदर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बट कैन नॉट मेक इन्वेस्टमेंट, ये भी गलत है. तो ऑप्शन बी राइट है. राइट है. Non-residents can make investments by purchasing another residential property under section 54 and or by purchasing bonds of NHAI in accordance with 54 EC. There is no bar in this section for non-residents. Under section 139 of the Income Tax Act, every person, if his total income without giving effect to the provisions of section 54, 54B, D, EC, F, G, GA or chapter 6A exceeded maximum amount of basic exemption limit on or before due date, you have to file income tax return. ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका 139 प्लस कैपिटल गेन्स का आपको एक मिक्स कंसेप्ट पूछ लिया. ठीक है. Last MCQ. Mr. Christopher plans to repatriate from India sale proceeds of villa. Which of the following statements is most appropriate? Proceeds of 2,50,000 can be repatriated by using LRS. LRS non-resident पे applicable ही नहीं है, तो भूल जाओ, ये ऑप्शन गलत. LRS गलत. LRS गलत, तो ये ऑप्शन सही. Proceeds can be repatriated using NRO account subject to certain restrictions in a financial year. LRS applicable ही नहीं है, 3 ऑप्शन सीधा गलत हो गए. ऑप्शन सी करेक्ट. MCQs को कैसे डील किया? सबसे पहले तो रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ लिया था, फिर सोचा कि कौन सी सेक्शन एप्लीकेबल हो सकती है, सारे ऑप्शंस देखे, बेस्ट ऑप्शन को टिक मारा. ठीक है, और आंसर भी पढ़ लिए. आपको मैंने एक पिक्चर दिखा दी कि आपको MCQs पढ़ते टाइम कैसे सॉल्व करना है. फिर आप एग्जाम के टाइम पे यू आर श्योर, टिक मारो, आके बढ़ो. क्योंकि एग्जाम में वी आर नॉट देयर टू प्रूव दैट वी नो, वी हैव टू जस्ट से वी नो, टिक मारो, आगे बढ़ो.
लेकिन पढ़ते टाइम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, बिकॉज सिर्फ 8 की स्टडीज आई है, उसमें से सिर्फ पहली हम चेक कर रहे हैं और बहुत सारे इंटरलिंक कंसेप्ट आपके टेस्ट हो रहे हैं, तो लेवल तो है। रट्टा मार लिया, मेमोरी टेक्निक कर ली, ये वो नहीं चलेगा, है ना। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। थोड़ा सा इधर चेकाबूसा कर दो। चेकाबूसा आपको समझ में आता है? चेकाबूसा क्या बोलते रहते हो सर? Since Mr. P wants to redeem his entire portfolio in the month of 2023 October, what should be the advice of CAM to him regarding income tax implications on such redemption? Do not calculate, just describe the manner and rates, surcharge and cess ignore करना है. What further advice he should give offer regarding news heard in the TV, messages received on mobile. ठीक है, पोर्टफोलियो क्या था यहाँ पे ध्यान देना, 4 सिक्योरिटीज, 2 इक्विटी 2 डेट, ठीक है, आता है। मैंने शॉर्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ध्यान देना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 4 सिक्योरिटीज का 50 करोड़ का पोर्टफोलियो है, ठीक है। उसमें जो 1 और 2 है वो डेट है, डेट फंड्स है, जिसमें से डेट फंड, उस फंड ने 30% इक्विटी में इन्वेस्ट किया है और इक्विटी में 70% लोगों ने इक्विटी में इन्वेस्ट किया। अच्छा, इनकम टैक्स में ऐसा एक प्रोविजन है कि आपका अगर इक्विटी में इतना प्रपोर्शन का इन्वेस्टमेंट है तो उसको इक्विटी ओरिएंटेड फंड मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा सर? इक्विटी ओरिएंटेड फंड। अब डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है। टैक्स लायबिलिटी समझने के लिए हमें क्या चीज जरूरी है सर? सर सबसे पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग, करेक्ट। सर कौन से सेक्शन में टैक्सेबिलिटी होती है, करेक्ट। और सर कौन से रेट से टैक्सेबल होगा, करेक्ट। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा, उससे पता चलेगा कि असेट कौन सी है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग का चार्ट मैंने आपके सामने यहाँ पे पेश किया है, ठीक है। सिक्योरिटी अदर देन ए यूनिट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड जीरो कूपन बॉन्ड का पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है 1 साल। अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड एंड बिल्डिंग 2 साल एंड अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स एंड एनी अदर कैपिटल एसेट 3 साल। इसको ध्यान से देना, अगले क्वेश्चन में ये वापस आने वाला, ठीक है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग में आप ध्यान दो, अब ध्यान दो क्या हो गया। हाँ, जो डेट फंड है, डेट फंड यहां नहीं आता, इक्विटी ओरिएंटेड फंड नहीं है, शेयर नहीं है, जीरो कूपन बॉन्ड नहीं है, अनलिस्टेड शेयर नहीं है, लैंड और बिल्डिंग नहीं है, अनलिस्टेड सिक्योरिटी नहीं है, तो अदर कैपिटल एसेट में आता है। तो इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा? 3 साल। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा? 3 साल। एंड ये तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड ही है, तो इसका क्या होगा? 1 साल। बात समझ में आई? यहां ध्यान दो। एमटीएल है, पहले 2 साल है, उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा 36 मंथ्स, ठीक है। अब अक्टूबर 23 को मुझे रिडीम करना है, तो मुझे जब अक्वायर किया था तब से अक्टूबर 23 तक देखना है कि ये 3 साल में फॉल हो रहा है। अगर विद इन 3 ईयर्स है तो शॉर्ट टर्म, मोर देन 3 ईयर्स है तो लॉन्ग टर्म। ध्यान दो, 3 अप्रैल 2020 से लेके 2023 अक्टूबर, मोर देन 36 मंथ्स हो गया, तो ये असेट हो गई मेरी लॉन्ग टर्म। 12/12/2020 से लेके अक्टूबर 23 लेस देन 36 मंथ्स हुआ, ये असेट हो गई मेरी शॉर्ट टर्म, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ टैक्स एमटीएल में सेक्शन 112 में 20% टैक्स लगता है। 112 है तो लगेगा नहीं, क्यों? इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स ऑन यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पे 112 ए लगता है, ठीक है। तो 112 में 20% टैक्स लगेगा। और सिंस दिस इज अ डेट फंड, शॉर्ट टर्म में स्लैब रेट से टैक्स लगेगा, स्लैब रेट से। क्यों? इन तीनों सेक्शन में ये फॉल नहीं होता, तो स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। एडीबी और एसबीए इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स है, पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ्स। 12 मंथ से ज्यादा हुआ लॉन्ग टर्म, 12 मंथ से कम हुआ शॉर्ट टर्म। 2/12/22 से लेके अक्टूबर 23 शॉर्ट टर्म हुआ, 12 मंथ से कम है, तो 15% लगेगा 111A में। एंड 12 महीने से ज्यादा है एसबीए लॉन्ग टर्म, 10% 112A। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी नहीं है, ये टेबल ही आपका आंसर है। क्या किया? सिंपल, हमारे पास क्या रेडी था? पीरियड ऑफ होल्डिंग रेडी था, ये 3 सेक्शंस रेडी थी, मैच कर लिया कि कौन सी सिक्योरिटी कौन से सेक्शन में बैठ रही है, ठीक है। सिंपल आंसर है। अब इंस्टीट्यूट का आंसर पढ़ते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने इतना बड़ा आंसर दिया है, सर इतना बड़ा लिखना है? नहीं, आप टेबल ड्रॉ करके आ गए और नीचे हर एक पॉइंट के लिए आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया, इट्स मोर देन इनफ। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है, मोर देन इनफ, ठीक है। ध्यान देना,
हर एक फंड का इन लोगों ने एक एक पैराग्राफ दिया है, ठीक है। MTL and Born India are debt funds. However, in case of MTL, holding period will be more than 36 months. Long term capital asset होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 20% अंडर सेक्शन 112, ठीक है। हमने आंसर देख लिया है, हम खाली इंस्टीट्यूट से क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। बॉर्न इंडिया लेस देन 36 मंथ्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा, नो स्पेशल रेट, तो नॉर्मल टैक्स रेट से होगा। ADB 65% ऑफ इट्स प्रोसीड्स इन इक्विटी शेयर्स, तो एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है जिसका पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा 12 मंथ्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा 15% से 111A में। SBA आर्बिट्राज फंड इक्विटी ओरिएंटेड है लेकिन 12 मंथ से ज्यादा है पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो 10% आएगा 112A में। एंड लास्ट क्वेश्चन का लास्ट लाइन क्या था सर? What further advice he would offer regarding news heard on TV, messages received on mobile? तो उसका आंसर है, ध्यान देना। CAM should inform Mr. P there is no change in taxation pertaining to redemption of his investment portfolio as stood in 31st March 23 and these would continue to be taxed as discussed above. कोई चेंजेस है नहीं, चेंजेस क्या है वो आएगा, ठीक है, चेंजेस क्या है वो आएगा। The news messages received by him are applicable to the investment made on or after 1st April 23. इस लास्ट लाइन का लिंकेज हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2 से, ध्यान देना। Mr. P has also planned to invest 10 crore in MTL low duration fund and Born India low duration fund taken together in FY 23-24. What is the tax implication on redemption of above investment after holding it for more than 3 years down the line? तो जो भाई को मैसेजेस आ रहे थे वो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आ रहे थे, क्योंकि ध्यान देना अब एक अमेंडमेंट डिस्कस होने वाला है। सर पहली केस स्टडी में अमेंडमेंट भी पूछ लिया, बिल्कुल इंस्टीट्यूट कहीं पे भी किसी भी एंगल में आपको छोड़ने के प्लान में नहीं, ठीक है। अमेंडमेंट एक डिस्कस कर रहे हैं बहुत ब्रीफ में, आप DT में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ। एक सेक्शन है, सेक्शन 50AA 1423 से एप्लीकेबल है, ठीक है। एक सिक्योरिटी हुआ करती है जिसको बोलते हैं मार्केट लिंक डिबेंचर। मार्केट लिंक डिबेंचर क्या होता है कि जो मेरा उसमें प्रिंसिपल पोर्शन है, मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने कंपनी को बोला कि ये ले 100 रुपए, ठीक है। कंपनी ने मुझे ये बोला कि तेरे 100 रुपए मैंने रख लिए, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट है इट विल बी लिंक्ड टू द मार्केट परफॉर्मेंस। मतलब अगर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया तो तुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, अगर मार्केट गिरा तुझे इंटरेस्ट कम मिलेगा, ठीक है। ऐसी सिक्योरिटी अब पीरियड ऑफ होल्डिंग पे एक बार आ जाना। क्यों ऐसा अमेंडमेंट आया उसका एक ब्रीफ लॉजिक दे रहा हूं। ऐसी सिक्योरिटी ना तो मेरे 12 मंथ में फॉल करती है। क्यों? सिक्योरिटी अदर देन यूनिट लिस्टेड नहीं होता, इक्विटी ओरिएंटेड फंड नहीं है, जीरो कूपन बॉन्ड नहीं है, अनलिस्टेड शेयर नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, अनलिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन शेयर, इसमें या तो अदर कैपिटल एसेट में। मतलब इस पे जो मुझे पीरियड ऑफ होल्डिंग मिल रहा था ना वो 3 साल मिल रहा था। 3 साल के बाद अगर मैं इसको बेच रहा था तो मुझे 20% टैक्स का बेनिफिट मिल रहा था। सी 20% इज अ लोअर टैक्स रेट, बिकॉज अगर मैं इंडिविजुअल हूं मेरा स्लैब रेट 30% तक जाता है, तो 20% इज अ लोअर टैक्स रेट। तो मैं क्या कर रहा था, मैंने 3 साल 4 साल 5 साल तक इस एसेट को होल्ड किया, वेरिड रिटर्न्स कमाए एंड फिर लोअर टैक्स रेट का भी बेनिफिट कमाए। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर तुम लोग वेरिड रिटर्न्स का बेनिफिट ले रहे हो तो पीरियड ऑफ होल्डिंग का बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे। मतलब सर इसको हम डीम्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान के आपसे नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स लेंगे। मतलब सर सेक्शन 50AA क्या बोलती है, अगर आपके पास कोई मार्केट लिंक डिबेंचर है, मार्केट लिंक डिबेंचर है, अगर आप उसको बेचते हो या रिडीम करते हो, उस पे जो गेन होगा इट विल बी डीम्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स्ड एट नॉर्मल रेट्स। इतना ही अमेंडमेंट है सर। क्यों? थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड दिया, बाकी का आप DT में पढ़ पाओ। लेकिन सर एक बात बताओ, क्वेश्चन तो म्यूचुअल फंड का चल रहा है, आप कहां मार्केट लिंक डिबेंचर्स में आ गए? थांबा, ये सेक्शन मार्केट लिंक डिबेंचर के साथ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स पे भी एप्लीकेबल। सर एक काम किया मैंने मार्केट लिंक डिबेंचर इश्यू नहीं किया, मैंने एक पोर्टफोलियो बना दिया जिसमें 80% डेट डाल दिया, 20% इक्विटी डाल दिया। अब इस म्यूचुअल फंड का यूनिट जिसके पास है वो भी तो वेरी रिटर्न्स कमा रहा है। सर
उसने 80% डेट दिया, मैंने एक यूनिट खरीदा, ठीक है, उस यूनिट का जो कंपोनेंट है उसमें 80% डेट है, तो प्राइमरीली इट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, लेकिन 20% इक्विटी भी है, तो जो इंटरेस्ट पे आउट होगा ना सर, वो मार्केट से लिंक्ड होगा। मतलब मैंने मार्केट लिंक डिबेंचर नहीं बनाया, मैंने ऐसा एक पोर्टफोलियो बना दिया जिसमें इक्विटी एंड डेट को ज्यादा किया, इक्विटी कम किया, तो मैंने आर्टिफिशियली एक मार्केट लिंक डिबेंचर जैसा इंस्ट्रूमेंट बना दिया, तो उस पे भी 50 डबल इज एप्लीकेबल। 50 डबल ए का जो एक्सप्लेनेशन है वो मार्केट लिंक डिबेंचर की बात करता है एंड स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड की बात करता है, जिसमें ऐसा बोलता है कि एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें अप टू 35% इक्विटी में इन्वेस्टेड है, अप टू 35% इक्विटी में इन्वेस्टेड है, उस पे भी सेक्शन 50 डबल ए लग जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ना, एमटीएल लो ड्यूरेशन फंड एंड बॉन्ड इंडिया में मैंने उसका इन्वेस्टमेंट का पैटर्न क्या है ध्यान देना, 30% इक्विटी में डाल रखा है 30% इक्विटी में डाल रखा है, तो 1423 से ये स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड बन जाएगा और इस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा और वो नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स होगा, ठीक है, इतना ही है। अब हम इंस्टीट्यूट का आंसर पढ़ते हैं, चीजों को कंसोलिडेट करते हैं, ठीक है। Both MTL Low Duration Fund and Bond India Low Duration Fund have invested 30% of their proceeds in equity shares. Finance Act 23 has introduced Section 50AA, which states that capital gains arising on redemption of mutual funds of a specified mutual fund, which has been acquired on or after 1st April 23, shall be deemed to be arising from the transfer of short-term capital asset. Specified mutual fund is a fund that invests not more than 35% of its proceeds in equity shares of domestic companies. तो मुझे 3 साल तक मतलब therefore if P redeems its proposed investment even holding it for more than 3 years, उसको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा एंड नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स होगा, ठीक है। 50 डबल ए का वापस से समरी बता देता हूँ, मैंने मार्केट लिंक डिबेंचर क्यों बताया, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड समझाने के लिए, और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड क्यों समझाया, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा बोला गया, ठीक है। 50 डबल ए सिर्फ इतना बोलता है कि मार्केट लिंक डिबेंचर और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड मतलब एक ऐसा फंड जिसमें 35% तक इक्विटी में इन्वेस्टेड है, 35% तक इक्विटी में इन्वेस्टेड है, अगर ऐसे म्यूचुअल फंड का यूनिट मैं बेचता हूं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, विल बी टैक्स रेट नॉर्मल टैक्स रेट्स, दैट्स इट। लास्ट केस स्टडी, Mr. Christopher, non-resident, is planning to sell his villa in Goa. Examine the validity of transaction. Capital account transaction है, FEMA में valid है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, FEMA में वैलिड है, इतना ही आंसर है, ठीक है। आंसर पढ़ लेते हैं। A person resident outside India may hold, own or transfer, invest in Indian currency, security or any immovable property situated in India if such currency, security or property was acquired, held or owned by such person when he was resident in India or inherited। देखो इनहेरिटेंस में मिला था, इसलिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है और वो वैलिड है। सेल ऑफ विला नॉन रेसिडेंट ओनर इज अ वैलिड ट्रांजैक्शन। बात समझ में आई? यहाँ पे आपकी केस स्टडी 1 खत्म होती है। यहाँ पे आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि भाई लेवल तो है केस स्टडी का, और आगे जाते कुछ केस स्टडीज इजी लगेंगी, कुछ बहुत टफ लगेंगी, ठीक है, कुछ में आपका दिमाग बिल्कुल बंद हो जाएगा। सी एज अ स्टूडेंट आपके कोई फेवरेट सब्जेक्ट्स हो सकते हैं एंड उस फेवरेट सब्जेक्ट में से केस स्टडी आई तो आप उसको उछल के अटेम्प्ट करोगे, लेकिन अगर फेवरेट सब्जेक्ट नहीं हुआ तो आप उसमें डरोगे। तो ओनली थिंग यू शुड कीप इन माइंड इज दीज पॉइंट्स दैट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, कि आप जब पढ़ रहे हो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है, कैसे समरी बनानी है, कैसे चीज़ों को कंसाइज करना है, एंड रिमेंबर हर एक सब्जेक्ट आपको पेपर 6 में डराने वापस आने वाला है, तो यू कैन नॉट टेक एनीथिंग लाइटली, ठीक है। आज के लिए मुझे इतना ही बताना था। फर्दर केस स्टडीज में जैसे जैसे सॉल्व होती जाएंगी आई विल ब्रिंग फॉर यू गाइस। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहना। नवंबर 23 जस्ट खत्म हुआ है, चिल आउट, आपने बहुत मेहनत की है एंड यू डिजर्व अ गुड ब्रेक ले लेना। और May 24 वालों बिल्कुल ब्रेक मत लेना, पढ़ते रहना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, सारे सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। लाइक शेयर का मैं बोलता नहीं हूँ, पसंद आए तो कर देना। टेक केयर।